अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि सांसद और विधायक क्यों बनाते हैं ताकि हमारी आवाज उठा सकें, कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी और हेमा मालिनी ने आपत्ति व्यक्त की है। हेमा मालिनी ने सुरजेवाला की टिप्पणी पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो टारगेट करते हैं उनसे पूछिए कि वो क्यों टारगेट करते हैं। हम लोकप्रिय हैं, मशहूर हैं तो नाम वालों को ही निशाना बनाया जाता है। महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए ये पीएम मोदी से सीखना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि नारी शक्ति अपमान कांग्रेस की इकलौती पहचान है। सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के लिए जो कहा वो दोहराया नहीं जा सकता। कांग्रेस के नेता पहले भी महिला विरोधी बयान देते रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। रणदीप सुरजेवाला की हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी वायरल होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की है। सुरजेवाला ने लिखा कि पूरा वीडियो सुनिए। मैंने कहा कि हम तो हेमा मालिनी जी का बहुत ही सम्मान करते हैं क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से ब्याह रखी हैं, बहू हैं हमारी। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी की आईटी सेल को काट छांट कर तोड़ मरोड़ कर फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत हो गई है ताकि वो हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों, विफलताओं व भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सके। सुरजेवाला ने आगे कहा कि इन प्यादों ने कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक महिला सांसद को सुपर्णखा, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय क्यों कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मतलब केवल ये था कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, चाहे वे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या फिर मनोहर लाल खट्टर हों। मेरा इरादा हेमा मालिनी जी का अपमान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं और वह हमारी बहू हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर ईवीएम मशीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते रहते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने ईवीएम को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया है। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक वादा निभाओ पदयात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह ईवीएम के खिलाफ इस बार लोगों से एक खास अपील भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि राजगढ़ लोकसभा सीट से हम लोग 400 उम्मीदवार खड़े करें ताकि मतपत्र से चुनाव हो, मशीन से नहीं। 400 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा और चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो भाजपा किसी हालत में नहीं जीतेगी। अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नवनीत कौर राणा को फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नवनीत ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा के एससी कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज करते हुए उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दरअसल वह जिस सीट से निर्दलीय सांसद हैं वो सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें राहत मिली है। साथ ही बता दें कि बीते 28 मार्च को वे बीजेपी में शामिल हो गईं और बीजेपी ने उन्हीं के वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनका अमरावती सीट से चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। गौरव वल्लभ के कांग्रेस से इस्तीफा दिए जाने के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वल्लभ ने सनातन के अपमान का जिक्र करते हुए इस्तीफा दिया है और ऐसे ही रहा तो कांग्रेस को आगे भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गौरव वल्लभ ने इससे पहले 2014 के चुनाव के बाद बनी एंटी कमेटी को लेकर कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। गौरव वल्लभ लगातार जीरो की बात करते थे लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि जीरो क्या है। राहुल गांधी के साथ रहने वाले को समझ में आ गया है कि जीरो कौन है। आज गुरुवार सुबह कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गौरव वल्लभ ने शाम होते होते बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि वे पार्टी में सहज महसूस नहीं कर पा रहे और वे धर्म से हिंदू हैं और सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते।
बता दें कि अब देश में लोकसभा चुनाव होने में केवल 2 ही हफ्तों का वक्त बचा है और कांग्रेस से इस्तीफों का सिलसिला नहीं थम रहा। इससे पहले मंगलवार को बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार जताया और कहा कि मैं बंगाल की सीएम ममता दीदी का आभार व्यक्त करता हूं। 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था तो उन्होंने बीच में एक बड़ा मंच बनाकर मैदान को बहुत छोटा कर दिया था ताकि लोग मोदी को सुन ना सकें। मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी और आपने जवाब दे दिया। आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैदान खुला रखा तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं इसलिए बंगाल सरकार को कोई रुकावट न देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले ममता बनर्जी ने भी इसी क्षेत्र में रैली की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किया और वहां से एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी ने जनता को प्रणाम करते हुए कहा कि यह जनसभा नहीं बल्कि विजयी सभा है। बिहार की 40 सीटें एनडीए को आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबको नमन करता हूं। इसलिए पूरा बिहार कह रहा है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। मैं जब भी आपके बीच आया हूं आपका प्यार मिला, लेकिन आज इस मंच से एक कमी महसूस हो रही है कि जब बिहार के बेटे और मेरे मित्र व पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं हैं। मुझे संतुष्टि है कि रामविलास जी के विचारों को मेरे छोटे भाई चिराग पासवान अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जमुई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। आज वह लोग बहुत बातें कर रहे हैं। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला, लेकिन क्या किया। 2005 के बाद हम लोग आए तो शाम और रात में लड़का और लड़की घर से बाहर निकलते हैं। भतीजे तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों के काम को अपना काम बता रहे हैं। हम लोग कुछ दिन के लिए साथ क्या गए सारे काम को अपना बताने लगे, लेकिन अब हम हमेशा के लिए इधर आ गए हैं। हम लोगों ने कितना काम किया। 2005 से पहले हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था। मुस्लिम समुदाय से अपील है कि भूलिएगा मत, हम लोग झगड़ा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर उन लोगों को वोट दीजिएगा तो झगड़ा शुरू करवा देंगे। इसलिए विपक्ष के झांसे में नहीं आना है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मेरठ लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदला है। पार्टी ने अब सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और वह आज गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बता दें कि 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज 4 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। दरअसल इससे पहले सपा ने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को बदलकर अतुल प्रधान को टिकट दिया था, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी ने उनकी जगह सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच अतुल प्रधान ने कहा है कि यदि मेरा टिकट कटा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को आज ही अपना इस्तीफा भेज सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी की ओर से अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के मेरठ लोकसभा से एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदलने पर जयंत चौधरी ने चुटकी ली है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। घाटी की 3 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियों के एक दूसरे के सामने अपने उम्मीदवार उतारने के फैसले के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। इसे लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उनके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। वहीं उनके इस बयान पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि साल 2020 में जब जिला काउंसिल के चुनाव के वक्त गुपकार अलायंस बना था तो उस समय जो सहमति बनी थी पीडीपी अब उससे पीछे हट रही है। उस सहमति में यह तय हुआ था कि जिस पार्टी ने जो सीटें जीती हैं उन पर वही पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगी। बता दें कि साल 2019 में तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल बुधवार को अपनी वर्तमान लोकसभा सीट वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया है। अपना नामांकन दाखिल करने का एक वीडियो भी राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया।
वीडियो के कैप्शन में कांग्रेस नेता ने लिखा कि वायनाड मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार हैं। पिछले 5 सालों में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार और स्नेह किया है। मैं बहुत गर्व और विनम्रता के साथ इस खूबसूरत भूमि से एक बार फिर लोकसभा 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे में कई जानकारियां सामने आई हैं। उन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है और साथ ही ये भी बताया है कि पिछले 5 सालों में उन्हें 6 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। शपथ पत्र में राहुल गांधी ने अपनी कुल संपत्ति 20.39 करोड़ रुपए बताई है, जो कि पिछले चुनाव यानी 2019 में 15.88 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने बताया है कि उन्होंने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे हुए हैं, जिसमें उनके 4.33 करोड़ रुपए जमा हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी 3.81 करोड़ रुपए हैं और करीब 15 लाख रुपए के गोल्ड बॉन्ड भी हैं। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल गांधी ने बीमा के रूप में 61.52 लाख रुपए जमा किए हैं और उनके पास 4.20 लाख कीमत के सोने और अन्य तरह के आभूषण हैं। इसके अलावा उनके पास करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की सहयोगी सीपीआईएम ने वायनाड लोकसभा सीट से एनी राजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कॉमरेड एनी राजा पूरे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से उम्मीदवार हैं। उन्होंने महिला आंदोलन में बहुत जबरदस्त भूमिका अदा की थी। वही उम्मीदवार की घोषणा करते हुए सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने फरवरी में कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आकर लड़ेंगे तो आप खुद क्या मैसेज भेजेंगे। इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। बता दें कि सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में राहुल गांधी और एनी राजा दोनों सहयोगी दल के लोग आमने सामने होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।